हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर एस पी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूं। देखिए, आज मैं आपको अपनी बुक के बारे में बताऊंगा। ये बुक जो है, ये बुक मैंने 2003 में और ये मैंने 2005 में इसको मैंने पब्लिश करवाया था। ये 2 वॉल्यूम में है और इसका नाम है 21st सेंचुरी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि ये बुक क्या है और मेरे को क्यों जरूरत पड़ी कि मैं ऐसी बुक जो है कंपाइल करूं। जरा गौर से देखिए, इस वॉल्यूम को जरा ध्यान से देखिए। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, इस वॉल्यूम के अंदर मैंने 102 रेमेडीज को मैंने फ्लो चार्ट मैनर में मैंने डिस्क्राइब किया है। तो मैं अभी बात कर रहा था कि पर्पस क्या है इस बुक को लिखने का या कंपाइल करने का। कि देखिए, मैंने जो टॉप के जो 16 राइटर्स थे, ये देखिए इसके पीछे एक लिस्ट है जो हमारे टॉप के मटीरिया मेडिकल्स हैं, जो 16 टॉप के राइटर्स हैं हमारे होम्योपैथी के। मैंने उन सब की बुक्स को मैंने पढ़ के मैंने देखा कि सब बुक्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रेशर्स आते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स जो नए नए होम्योपैथिक कोर्स करके आते हैं, उनको ये प्रिस्क्राइब करनी कैसे, मतलब प्रिस्क्रिप्शन कैसे देनी है किसी पेशेंट को, ये प्रिस्क्रिप्शन देने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होता। तो मैंने ये बुक जो है ये लिखी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो बेसिक कंसेप्ट बताता हूं कि बेसिक कंसेप्ट एक्चुअली क्या है। देखिए, ये बुक है, इसमें 102 जो हमारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज हैं। पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज कौन सी होती हैं? पॉलीक्रेस्ट रेमेडी इज द वन विच इज इंडिकेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द ह्यूमन एलिमेंट्स। वो इंडिकेट कर सकती है क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे सिम्टम्स कवर कर जाती है वो, कि वो ऑलमोस्ट जो ह्यूमन सिकनेस है वो तकरीबन सारी की सारी वो है पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज कवर करती हैं, क्योंकि उनके जो जनरल्स हैं वो जनरल्स के ऊपर ही वो सारा जो है वो बेस करती है चीज, जो प्रिस्क्रिप्शन है। तो हमारी जो फिलॉसफी है, होम्योपैथिक फिलॉसफी, उसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि पेशेंट को अगर आपने क्योर करना है तो क्योर कैसे होगा। देखिए, क्योर जब होती है, जब पेशेंट को क्योर होता है तो वो हमेशा जनरल्स टू पर्टिकुलर्स होता है, कभी भी पर्टिकुलर्स टू जनरल नहीं होता। कि किसी पेशेंट को आपने ठीक करना है ना, तो आपको उसके जनरल्स का मतलब है वो सिम्टम्स या वो ऐसी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके जो माइंड के साथ या उसकी वो जो सोल कह सकते हैं आप, उसके साथ जो ताल्लुक रखते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। कि किसी बंदे को ठंड बहुत लगती है तो हमारी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं कि ही इज ए चिल्ली पेशेंट। किसी बंदे को गर्मी बहुत लगती है तो हम उसको बोलते हैं ही इज ए हॉट पेशेंट। किसी बंदे को गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है और सर्दी भी बहुत ज्यादा लगती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन बैरोमीटर। कि जैसे ही पारा ऊपर गया तो वो बोलेगा मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। और अगर पारा नीचे चला गया, सर्दी हो गई, तो उसको लगेगा कि मेरे को बहुत ठंड लग रही है, साफ कपड़े पहनकर भी उसको ठंड लगेगी। तो ये ऐसे 3 कैटेगरीज हैं ह्यूमन जो नेचर है, कि वेरी हॉट, वेरी चिली एंड ह्यूमन बैरोमीटर। अब देखिए, ये जो चीज है ये है जनरल, ये है आपकी वो चीज जो पर्टिकुलर नहीं है, ये आपकी कंप्लीट बॉडी के साथ ताल्लुक रखती है, ये है इट इज कॉल्ड जनरल। तो कभी भी अगर होम्योपैथिक सिस्टम में क्योर होती है तो वो हमेशा जनरल्स टू पर्टिकुलर्स होती है। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मेरे लेफ्ट हिप में मेरे पेन है, तो लेफ्ट हिप में अगर पेन है तो अगर आपको ये लगता है कि मेरे को मैं कोई एक्यूट मेडिसिन लेके, अगर वो जो पेन है वो चल रही है और क्रोनिक हो गई है और वो पेन हट ही नहीं रही, और आपने अपनी सारी एक्यूट मेडिसिन दे के देख ली, तो
अगर वो ठीक नहीं हो रही तो इसका मतलब है, यही इसका कारण है कि आपने उसके जर्नल्स को कलेक्ट नहीं किया, और जब तक आप जर्नल्स पे उसको मेडिसिन को बेस नहीं करोगे, पेशेंट ठीक नहीं होगा, पेशेंट की कंडीशन जो है दिन ब दिन जो है वो डिटेरियोरेट होती जाएगी, और उसका जो उसकी जो हिप जॉइंट है वो हिप जॉइंट जो डैमेज हो जाएगा, वो नेक्रोज हो जाएगा, और जब तक आपको पता चलेगा तब तक कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी होगी। तो इस तरीके से मैंने जो वॉल्यूम 1 है उसमें मैंने यही एक्सप्लेन करने की ट्राई की है, या मैंने उसमें फिल्टर एक लगाया, समझ लो कि फिल्टर के साथ मैंने उसमें जो जनरल्स को एक्सप्लेन किया है कि ये हैं वो जनरल्स जो मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंप्लेंट को ठीक करना है या बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए आपको जनरल्स की जरूरत पड़ेगी। और एग्जांपल ले लो कि जैसे हमारी एक मेडिसिन है ब्रायोनिया। अब ब्रायोनिया में एक जनरल है, जनरल सिम्टम है उसका कि एग्रेवेशन बाय मोशन, कि एग्रेवेशन बाय मोशन जो उसका है वो इतना स्ट्रांग है कि उसकी कोई भी कंप्लेंट चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, वो मूवमेंट टॉलरेट नहीं करेगा, मूवमेंट से उसको प्रॉब्लम होगी। अगर उसके हेडेक हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो अकेला कमरे में सोएगा, लेटेगा और कहेगा कि मेरे कमरे में किसी के पैरों की आवाज तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसको दूसरे की मूवमेंट से या एयर की मूवमेंट से अगर उसमें थोड़ा सा भी नॉइज होता है या कोई कमरे में मूव करता है तो भी उसको प्रॉब्लम होती है। द एग्रीवेशन फ्रॉम मोशन इज सो सिवियर, सो एक्यूट, सो कैरेक्टरिस्टिक कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से मैंने हर जो हमारी जो पॉलीटेस्ट रेमेडीज हैं वो पहली जो मेरा पहला वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 है, जो वॉल्यूम 1 में मैंने वो सारी पॉलीटेस्ट रेमेडीज को डिस्कस किया है और उसको मैंने फ्लो चार्ट मैनर में डिस्कस किया है कि कंप्लेंट कहां से स्टार्ट होती है और कहां जाकर उसका एंड होगा। देखिए एग्जांपल लीजिए, देखिए ये एक मेडिसिन है जिसका नाम है एसिडफॉस। तो एसिडफॉस जो है, देखिए एसिडफॉस में मैंने बताया हुआ है कि क्या कि पेशेंट जो है उसमें प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है कि प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ, कि कोई अगर प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ है उसकी लाइफ में आ गया, कि कोई डिसअपॉइंटमेंट आ गई उसकी लाइफ में, कि वो किसी कारण डिसअपॉइंटमेंट हो गई, तो डिसअपॉइंटमेंट जो प्रोलॉन्ग्ड डिसअपॉइंटमेंट है वो क्या करेगी, वो पहले मेंटल सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगी। तो इसमें मैंने पहले दिया हुआ है कि वो धीरे धीरे वो मेंटल सिम्टम्स देने लगेगा, जिसमें इसमें क्या है कि वो अकेला रहना पसंद करेगा, उसको हाइट से डर लगने लगेगा, उसको जो है चक्कर आने लगेंगे, उसको जो है बात जो है भूलने लगेगी, फॉरगेटफुलनेस हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये कंडीशन जो आगे क्या होगा, ये फिजिकली जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी फिजिकली, उसमें कि फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो फिजिकल सिम्टम्स में क्या होगा कि फिजिकल सिम्टम्स में जो एंड अप इसका होगा वो होगा स्पॉन्डिलाइटिस में। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये देखिए ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, कारण इसका क्या है, फिर कौन से सिम्टम आएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अखीर में क्या होगा, जो लास्ट इसका एंड अप होगा वो होगा स्पॉन्डिलाइटिस में। तो इस तरीके से मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है और नीचे इसके दिए हुए हैं कि उसके जो फिजिकल सिम्टम्स क्या होंगे, ये जनरल्स क्या होंगे, कि जो दूसरे उसके सिम्टम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो उसमें आपको दिखेंगे वो कैसे होंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी मेडिसिन के अंदर इसमें वॉल्यूम 1 में मैंने जो सारी जो हमारी पॉलीटेस्ट रेमेडीज हैं जो अक्सर इंडिकेट करती हैं, जो ज्यादा ह्यूमन सिकनेस को कवर करती हैं फ्रॉम माइंड टू फुट, वो सारी मेडिसिन मैंने इसमें डिस्कस करी है। और इसीलिए डिस्कस करी है कि शॉर्ट में मतलब कि मैंने जो इतने सारे मटेरियल मेडिकल्स को मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि बहुत लंबी लंबी डिस्कशन है, किसी में 16 पेज की, किसी में 32 पेज की, किसी में 10 पेज की, तो इतनी लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उसमें जो मटेरियल, जो प्रिस्क्रिप्टिव मटेरियल जो है वो बहुत थोड़ा है। अगर आपको इस बात का पता चल जाए कि प्रिस्क्रिप्शन के लिए कौन सी चीज जरूरी होती है तो आप डेफिनेटली बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये करो कि आप सारे सिम्टम कलेक्ट कर लो, सारी हिस्ट्री ले लो, सारे टॉप टू बॉटम सारे सिम्टम आपने ले लिए,
लेकिन आपको ये नहीं पता कि टोटलिटी क्या है, आपको ये नहीं पता कि कौन से सिम्टम्स मैंने प्रिस्क्रिप्शन के लिए उठाने हैं। तो जो प्रिस्क्रिप्टिव सिम्टम्स होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होते। तो इसलिए मैंने उसी चीज को सामने रखते हुए, उसी चीज को कंसिडर करके मैंने ये वॉल्यूम जो बनाया, वॉल्यूम 1, इसमें मैंने वो सारी पोलिक एसिड रेमेडीज को डाला और मैंने फिल्टर लगा के सिम्टम्स को फिल्टर करके मैंने उसको बहुत मतलब छोटा कर दिया, 2 पेज पे, 3 पेज पे, 1 पेज पे कर दिया, ताकि जैसे ही आप उसको देखोगे तो आपको सारा बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि देखो, फास्फोरस एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो बहुत सारी ह्यूमन सिकनेस को ठीक कर सकती है। लेकिन उसमें प्रिस्क्रिप्टिव क्या है? वो एसिड रिफ्लक्स में इंडिकेट करती है, वो कोलाइटिस में इंडिकेट करती है, वो हेमोरॉइड्स में इंडिकेट करती है, वो आंखों की प्रॉब्लम में इंडिकेट करती है, मतलब कि एवरी प्रॉब्लम, वो फीवर्स में इंडिकेट करती है, तो मतलब वो गैस्ट्राइटिस में इंडिकेट करती है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो प्रॉब्लम्स को कवर करती है। लेकिन उसमें प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन में जब आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिम्टम प्रिस्क्रिप्टिव हैं। अब देखिए, फास्फोरस में जो टॉप मोस्ट जो उसका जनरल है वो है कि उसको ठंड बहुत लगती है। दूसरा उसमें सिम्टम आएगा उसको बहुत प्यास लगती है, वो ठंडा पानी पीना चाहता है, चिल्ड वाटर। और उसको मीठा बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत मेंटली बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है वो। तो ये हैं मोटे मोटे जो सिम्टम्स हैं जिन पे आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन को बेस करोगे। और उसमें एक और चीज होती है, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज। ये एक ऐसा सिम्टम है जो मेंटल सिम्टम है, जो फास्फोरस में बड़ा स्ट्रांग है। कि जैसे बच्चा बीमार हुआ तो वो क्या करेगा, वो अपनी मदर को बोलेगा कि मेरे पास बैठो और मेरे ऊपर हाथ रखो। इसको बोलते हैं डिजायर टू मैग्नेटाइज, के ऊपर उसके हाथ रखना पड़ेगा मदर को, तब जाके उसको चैन मिलेगा, नहीं तो वो रेस्टलेस हो जाएगा, शोर मचाएगा, रोने लगेगा। तो मतलब आपको ये सिम्टम जो है अक्सर उसमें मिल जाएगा, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, चिल्ली, डिजायर फॉर स्वीट्स, डिजायर फॉर चिल्ड वाटर। तो ये हैं जनरल जिन पे आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन को बेस करना है, अदरवाइज पेशेंट जो है ठीक नहीं होगा। अगर आप तुक्का मारोगे कि चलो जी इसको कोलाइटिस है, इसको हेमोरॉइड्स है, हम इसको ऐसे दे दें फास्फोरस, तो फास्फोरस काम नहीं करेगी। यू हैव टू फाइंड आउट द जनरल्स के बगैर पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होता। ये तो पक्की बात है। और जो हमारे फ्रेशर्स हैं, खास तौर पे हमारे डॉक्टर जो नए नए करके आते हैं, उनको ये बात पता नहीं होती और उनको ये बात जो है टीच भी नहीं की जाती प्रॉपरली। क्योंकि जो हमारे, मैं ये बात अगर कहूंगा तो शायद किसी को बुरा लगे, कि जो हमारे टीचर्स हैं वो टीचर्स भी इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि बच्चे को ये बात बता दें कि भाई आपको अगर प्रिस्क्रिप्शन करनी है तो इस तरीके से होगी। जी देखो, जिनके घर में, जिन बच्चों के घर में तो डॉक्टर कोई ना कोई है, उनके फादर हैं या उनका कोई ब्रदर है या उनकी कोई सिस्टर है जो पहले से डॉक्टर है और प्रैक्टिस कर रही है और धीरे धीरे उसने सीख लिया, वो तो डेफिनेटली वो फंडा जो है वो नए जो डॉक्टर बन के आया उसको बता देगी। लेकिन जिनके घर में डॉक्टर नहीं है और वो अकेला ही डॉक्टर बन के आया है, तो उस केस में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी और उसको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस में बिल्कुल फेल हो जाएगा। क्योंकि उसको ये बात जो है समझ में नहीं आएगी कि जनरल्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, या ये कहो कि कॉमन सिम्टम्स अगर 2 हैं तो उनको कैसे कोरिलेट किया जाता है। जब तक आपको ये कोरिलेशन करना नहीं आएगा, देखो मेरे पास एक पेशेंट था, उसमें उसको बहुत सीवियर एक्जिमा था, सारी बॉडी के ऊपर एक्जिमा था उसके। लेकिन उसको क्या था, क्योंकि वो पेशेंट ओल्ड था और उसको वही एक्जिमा कभी 30-40 साल पहले हुआ था और उसके बाद पता नहीं कैसे पैचअप हो गया, लेकिन बुढ़ापे में जाके एट द एज ऑफ 84-85 उसको वो जो एक्जिमा था वो फ्लेयर अप हो गया। अब उसमें क्या था कि उसमें सिम्टम कोई मिल नहीं रहा, बस ये है कि एक्जिमा है, उसमें पस आ रही है, उसमें खारिश हो रही है, उसमें से खून चल रहा है
खारिश हो, मतलब बहुत सी रीचिंग हो रही है, ब्लडी पस आ रही है और पेशेंट बहुत जो है हॉरिबल कंडीशन में है, लेकिन उसमें कोई जनरल नहीं मिल रहा, तो क्या करोगे आप? तो वो जो है किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया, लेकिन उसके पकड़ में नहीं आया और पेशेंट ठीक नहीं हुआ, पेशेंट सफर करता रहा। तो उन्होंने मेरे को ये बात जब बताई तो मैंने उसको बोला कि मैं पहले ऑब्जर्व करूंगा, 8-10 दिन पहले मैं उस पेशेंट को ऑब्जर्व करूंगा, तब मैं मेडिसिन दूंगा। अगर मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाया तो मैं उनके घर जाया करता था। तो सुबह सुबह जब मैं उनके घर जाता था तो बैठ जाते, वो चाय लेके आते, चाय पीते, मैं उनसे बात करता। तो जब मैं स्कूटर लेके निकलने लगता तो वो मेरे को एक बात हर रोज वो पेशेंट बोलता था कि जब मैं धूप में बैठूं तो मेरे को बर्निंग होती है, जब मैं छाया में बैठूं तो मेरे को ठंड लगती है। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में उसकी जो है हालत खराब हो जाती है। ना तो वो छाया में बैठ सकता है, अगर वो बरामदे में बैठे तो उसको ठंड लगने लग जाती है, सर्दियों के दिन थे, और अगर वो धूप में बैठे तो उसकी सारी बॉडी में बर्निंग होने लग जाती है। तो अब वो बैठेगा कहां? ना वो अंदर बैठ सकता है, ना वो बाहर बैठ सकता है। कंडीशन बहुत हॉरिबल है, सारी बॉडी के ऊपर एक्जिमा है, खून चल रहा है, पस चल रही है, खारिश हो रही है। तो जब उसने ये सिम्टम वो हर रोज रिपीट करता था, तो मैंने 5 दिन 10 दिन जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि ये सिम्टम, ये जो चीज है वो हर रोज रिपीट करता है। डेली जब मैं वहां से निकलने लगता हूं तो यही सिम्टम वो हर रोज रिपीट करता है। तो ऐसे सिम्टम जो पेशेंट हर रोज रिपीट करता है या जब भी डॉक्टर के पास जाता है वो रिपीट करता है, तो इसका मतलब है वो सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक है। वो सिम्टम जो उसको बहुत ज्यादा जो है एनॉय कर रहा है, वो सिम्टम डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल है। तो क्या हुआ कि मैंने उन दोनों सिम्टम्स को कोरिलेट किया और बुक में ढूंढा। तो जब मैंने बुक में ढूंढा तो मेरे को एक मेडिसिन मिली जिसमें बिल्कुल हूबहू यही सिम्टम, एक क्लार्क्स डिक्शनरी है, क्लार्क्स डिक्शनरी में वो 3 वॉल्यूम में है, उसमें मैंने जब देखा तो मेरे को हूबहू ऐसे ही सिम्टम मिल गया। वो मिला मेरे को काली आर्स के नीचे, काली आर्सेनिकम के नीचे मेरे को ये सिम्टम मिल गया, और मैंने उसको काली आर्सेनिकम 200 पोटेंसी में 3 डोज दे दिए। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो पेशेंट इतने दिनों से परेशान था, प्रॉब्लम में था, वो जैसे ही मैंने उसको काली आर्स 200 में दी, हफ्ते के अंदर अंदर वो पेशेंट जो था 40% ठीक हो गया। अब ये जो चीज है ये किसी आम डॉक्टर की समझ से बाहर है। ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसको पता है कि सिम्टम्स को कैसे कोरिलेट किया जाता है, कैसे उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मैंने जैसे ही मैंने पहले काली आर्स 200 में दी, फिर उसको 1 ml ले गया, और फिर वो 10 ml के साथ उसको मैंने वाइंड अप कर दिया और पेशेंट ठीक हो गया। बिल्कुल सारी बॉडी उसको ऐसे हो गई जैसे किसी बच्चे की बॉडी होती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जबकि उसकी बॉडी के ऊपर इतने बड़े बड़े ब्लैक धब्बे, खून, पस, खारिश होती थी। तो मतलब ये है होम्योपैथी का करिश्मा, जब होता है तो ऐसे होता है। तो मैंने इस बुक को उसी एंगल को सामने रखते हुए मैंने इस बुक को बनाया, और वॉल्यूम 1 में मैंने फ्लो चार्ट में पूरी टेस्ट को एक्सप्लेन किया। हाँ, तो ये है इसका दूसरा वॉल्यूम, मेरी बुक का दूसरा वॉल्यूम है ये 2005 में मैंने इसको रिलीज किया था। तो इसमें क्या है कि इसमें जो पहला जो इसमें सेक्शन है, यानी कि उसमें तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वॉल्यूम 1 में तो पोलीटेस्ट रेमेडीज हैं। तो जो वॉल्यूम 2 है उसके 3 सेक्शंस हैं आगे, सॉरी 4 सेक्शंस हैं आपके। 4 सेक्शंस में क्या है कि जो पहला सेक्शन है उसमें है रेयरली इंडिकेटेड मेडिसिन। रेयरली इंडिकेटेड मेडिसिन का मतलब है कि वो मेडिसिन जो कम यूज में आती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, कि किसी खास पर्टिकुलर कंप्लेंट में वो यूज में आती हैं। जैसे एक मेडिसिन है मर्कौर। मर्कौर जो मेडिसिन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है ब्लडी डिसेंट्री के लिए। तो अगर किसी को ब्लडी डिसेंट्री हो जाए और बहुत सीवियर पेन हो और लैट्रिन जाने के बाद भी उसको पेन कंटिन्यू रहे और साथ में काफी सारा ब्लड आता हो लैट्रिन के साथ, तो मर्कौर काम करती है। तो इस तरीके से मतलब कि वो मेडिसिन जो रेयरली इंडिकेटेड हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, वो 126 मेडिसिन को मैंने 126 मेडिसिन को मैंने इसके पहले सेक्शन में डाला है। और दूसरा सेक्शन जो है वो है पोलीक्रेस्ट रेमेडीज के ऊपर जो है मैंने बनाया, वो है ड्रग पिक्चर्स के पोलीक्रेस्ट रेमेडीज की ड्रग पिक्चर्स हैं। उसमें ड्रग पिक्चर में है कि कंप्लीट
कि वो कहां से आई, प्लांट कौन सा था, कौन सा पार्ट यूज होता है, या मतलब उसके जनरल्स क्या हैं, उसके फिजिकल्स क्या हैं, उसके रेयर सिम्टम्स क्या हैं, उसके रिलेशंस क्या हैं, कंप्लीट जो ड्रग पिक्चर है उसमें मैंने दी है। उसके सारे टोटल सिम्टम्स मैंने उसमें डाले हैं ड्रग पिक्चर्स में, हेडिंग वाइज, उसके जनरल्स भी, उसके पर्टिकुलर्स भी, उसके रिलेशनशिप भी। तो मतलब ये है दूसरा सेक्शन ड्रग पिक्चर्स का। तो तीसरा सेक्शन उसमें है प्रिवेंटिव का। अब देखिए इसमें जो है तीसरा सेक्शन जो है उसमें मैंने प्रिवेंटिव के बारे में मेंशन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है, मैंने इसमें डाला। देखिए ये सारी मैंने जो प्रिवेंटिव दी हुई हैं कि देखिए प्रिवेंटिव में मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर अपेंडिसाइटिस को प्रिवेंट करना हो तो कौन सी मेडिसिन है, और अगर चिकन पॉक्स को प्रिवेंट करना हो तो कौन सी मेडिसिन है, मम्प्स को प्रिवेंट करना हो तो कौन सी मेडिसिन है। तो मतलब इसमें मैंने सारी जो है प्रिवेंटिव्स को मेंशन किया है, जो मैंने ढूंढ ढूंढ के किताबों से निकाला, और मैंने प्रैक्टिकली भी देखा कि वो ये मेडिसिन जो है बहुत इफेक्टिव हैं। कि जैसे हाइड्रोफोबिया जो कुत्ते के काटने से होता है, हल्का जो मतलब रैबिट डॉग होता है, हल्काया कुत्ता होता है, उसके काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके लिए मेडिसिन है। तो मैंने इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैंने मेंशन की हुई है इस पेज के ऊपर। तो जो चौथा सेक्शन है वो है कि हमारी जो रेपर्टरी है, जैसे मैंने बात की थी आगे, हमारी एक रेपर्टरी है, एक डिक्शनरी है, समझ लीजिए। वो डिक्शनरी के अंदर जो माइंड का चैप्टर है, जो माइंड का रूब्रिक है, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके मैंने मीनिंग जो है आखिरी जो चैप्टर इसका है, आखिरी सेक्शन जो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारी वर्निकुलर लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करना है, किस उसका प्रॉपर वर्ड क्या है, और हमारी रेपर्टरी में क्या वर्ड मिलेगा, उसका जो असली सब्स्टिट्यूट वर्ड है क्या होगा, और जहां से आपको मेडिसिन मिल सकेगी उसकी। तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है, और वो जो फ्रेशर्स होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता उस बात का। उसको अगर उसको कोई टीच नहीं करेगा, और टीच करते नहीं है, मेरे को पता है कि जो इंग्लिश में हमारे हिंदुस्तानियों का हाथ तो कुछ तंग ही है, इसलिए मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, लेकिन उनको बहुत सारी चीजों का नहीं पता। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ती है, थोड़ा मत्था मारना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि उसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड। अब बच्चा चाहता है कि उसकी बॉडी पे कोई हाथ फेरता रहे। अब इसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, जो मैंने बताया आपको कि उसके लिए प्रॉपर वर्ड है डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड। ऐसे ही हमारी जो माइंड का चैप्टर है उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ये वर्ड क्या है, इनका मीनिंग क्या है। तो इसलिए अगर आपको वो जानना है तो मैंने इस बुक में बहुत ढूंढ के मैंने वो सारे वर्ड जो हैं वो मैंने डाले हैं। और मैंने ये बुक जो है ये मैंने इंडियन बुक्स एंड पीरियोडिकल्स दिल्ली वालों को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुक मैंने दी थी, बहुत साल पहले की बात है ये। तो उसके बाद मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, मैंने काफी मेरा ख्याल 500 to 600 कॉपीज मैंने इसकी सेल कर भी दी, और कुछ कापियां मेरे पास अभी पड़ी होंगी। तो कोई बंदा जो है अगर कोई ये वीडियो देख के अगर कोई बुक में कोई मंगवाना चाहता हो, कोई डॉक्टर या कोई इंटरेस्टेड बंदा, तो वो डायरेक्टली मेरे को ऑर्डर कर सकता है। मैं अपने जो नंबर है इस वीडियो के ऊपर जो है मैं डिस्प्ले कर दूंगा, तो वो बुक का ऑर्डर करके अपने घर पे बुक मंगवा सकता है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मतलब ये बुक जो मैंने लिखी है ये नटशेल में है, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस नहीं है। आपको एक ही झलक में एक ही बार देखोगे तो आपको सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। कोई आपको बहुत लंबी चौड़ी स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल सब लोग जो है लंबी चौड़ी स्टडी करने से बचते हैं कि टाइम ना लगाना पड़े। तो इसलिए मैंने इस बुक को इसी पर्पज के लिए, इसी चीज को सामने रखते हुए मैंने इसको बनाया था। और काफी तो मैंने इसको सेल कर भी दिया और कुछ थोड़ी बहुत पड़ी होगी। तो मैंने ये बता दिया आपको कि ये बुक जो है 2 वॉल्यूम में है, इसमें ये सारे सेक्शंस हैं और इसमें इसके फीचर्स क्या क्या हैं वो सब इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।